हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्रा द हिंदू एनालिसिस फॉर 11th ऑफ जनवरी 2023। आज है 11 जनवरी और हम लोग देखेंगे 11 जनवरी के द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे फ्रंट पेज पे है ये कंपनी से रिलेटेड भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में जो हमारी कंट्री में हुई थी। यहाँ पे क्या बोली जा रही है कि जो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो कंपनी है जिस यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, इस कंपनी के द्वारा और एक्स्ट्रा पैसे मांगी गई है इस जो ट्रेजेडी के विक्टिम्स है उनको पे करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये कंपनी के द्वारा जो यूसीसी यानी कि यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन कंपनी है, इसके द्वारा साफ मना कर दिया गया है गवर्नमेंट को कि हम एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं करेंगे। चलिए जानते हैं सारी बातें। इसके साथ साथ हम बैकग्राउंड डेटा भी जानेंगे, क्या था भोपाल गैस ट्रेजेडी, इसके बारे में भी जानेंगे। पहले हम लोग बैकग्राउंड डेटा जानते हैं, आखिर हुआ क्या था भोपाल गैस ट्रेजेडी में। सबसे पहले जब ये रात थी 2 से 3 दिसंबर 1984 का, रात 2 से 3 दिसंबर 1984 का, पोस्ट मिडनाइट ऑन दिसंबर 3, 1984, मिथाइल आइसोसाइनाइड जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3NCO या फिर C2H3NO। ये जो केमिकल फॉर्मूला है ना, ये एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं और आपको ये कंप्लीट एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। CH3NCO या फिर मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये क्या होता है? ये जो यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन कंपनी है, इससे यहाँ पे रिलीज हो जाती है। रिलीज होने के बाद क्या होता है, ये जब गैस, ये जो केमिकल है यहाँ से रिलीज होती है तो एयर के साथ मिक्स होता है। जब ये एयर के साथ मिक्स होता है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा पेस्ट जो टॉक्सिक है वो बन जाता है। टॉक्सिक बनता है जैसे ही पीपल इनहेल करते हैं, विद इन सेकेंड्स उसकी डेथ हो जाती है। इतना खतरनाक ये जो केमिकल था ये वहाँ से रिलीज हुई थी। तो ये बात होती है 1984 दिसंबर 3 की रात मिडनाइट में ये केमिकल रिलीज हुआ था। इसके साथ साथ रिलीज हुआ था। इस कंपनी का जो नाम है ना, अभी ये डाउ केमिकल्स के नाम से इसको नाम जो है चेंज कर दिया गया। यूनियन कार्बाइड जो MNC कंपनीज है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में है। ये एस्टिमेट किया जाता है कि लगभग 40 टन जो गैस है ना, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड की, ये और अदर केमिकल जो है यहाँ से लीक हुआ था कार्बाइड फैक्ट्री से। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक गैस होता है, जो कि एयर के साथ कॉन्सेंट्रेट करने के बाद जो 21 ppm पार्ट्स पर मिलियन पहुंच जाता है, जो कि काउज करता है बहुत विद इन, बताया ना आपको, सेकेंड्स में भी इनहेल करने के बाद जो है वो व्यक्ति की डेथ हो सकती है। इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट केमिकल डिजास्टर ग्लोबली, पूरी दुनिया में सबसे जो वर्स्ट आप केमिकल डिजास्टर इसे बोल सकते हो, जो कि अभी भी इसका इफेक्ट जो है कंटिन्यूज़ है, अभी भी इसके इफेक्ट इससे पीड़ित हो रहे हैं लोग यहाँ पे। सो अब बात आते हैं यहाँ पे क्या हुआ। तो इसके जो यूनियन कार्बाइड जो ये गैस जो लीक हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी, इसके बैकग्राउंड हम लोग जान लिए। क्या जाने, 3 दिसंबर 1984 की रात को, दिसंबर 1984 की रात को ये ट्रेजेडी हुआ था। इस ट्रेजेडी में गैस था मिथाइल आइसोसाइनाइड जिसका फॉर्मूला होता है CH3NCO। ये यहाँ से लीक होती है। लीक होने के बाद कम से कम यहाँ पे जो डेथ हुई ना, ये 5295 लोगों की डेथ देखी गई। इससे कई ज़्यादा नंबर ही होंगे, लगभग इतने सारे रजिस्टर्ड डेट थे। इसके साथ इंजरीज देखोगे कितने गुना है, 5,68,292 इंजरीज हुए थे। और यहाँ पे जो तब क्या हुआ, जैसे ही गैस लीक हुआ उसके साथ जो कंपनी है इसके साथ जो नेगोशिएशंस हुआ विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन कंपनी, ये फैसला आया कि $470 जो है, $470 मिलियन पे किए जाएंगे कंपनी के द्वारा गवर्नमेंट को फॉर द कंपनसेशन फॉर दिस डिजास्टर। और ये पैसे जो ये विक्टिम्स जो है उनको दिए जाएंगे। लेकिन अब बात क्या आई कि गवर्नमेंट जो है ये एडिशनल 7,400 करोड़ मांग रही है पेस्टिसाइड कंपनी से, कि और जो विक्टिम्स हैं वो भी नए देखने को मिल रहे हैं, हमें इन्हें भी पे करना है। और यहाँ पे कंपनी ने साफ रिफ्यूज़ कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ये जजमेंट आया और बाकी तो कुछ है नहीं इस आर्टिकल में। और गवर्नमेंट के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव थे ये थे हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, डेट इज़ R वेंकटरमन जी, जो कि सेंटर की तरफ से आए थे अपना व्यू देने के लिए। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा, ये हम आते हैं एडिटोरियल वाले पेज पे। एडिटोरियल वाले पेज में सबसे पहले लेसन्स फ्रॉम रशियाज यूक्रेन वार। रशिया यूक्रेन के वार से हमें क्या सीखने को मिली, फालतू के इसमें नेटो वगैरह के बारे में दिए हुए हैं, आप लोग इसे पढ़ लेना एक बार, कुछ सीखने को मिल जाएगी। बट उतना जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं दे रखी है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बस थोड़ा सा आप यहाँ पे जाके नाटो के बारे में जान लेना और कुछ जो कंट्रीज़ है जैसे रशिया के बॉर्डर्स वगैरह देख लेना, फिर उसके बाद यूक्रेन के भी बॉर्डर वगैरह देख लेना। बस इतना आपको करना। बाकी ये आर्टिकल्स में आते रहेंगे, मैं कभी ना कभी इसको डिस्कस जरूर करूँगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा ये है पीयूष जी के द्वारा कही गई बात है कि जो बिगनिंग है इंडियाज़ के कल्चर का डिनाइंसिस का वो हो चुका है, यानी कि हमारे जो कल्चर है इसके पुनरुत्थान का जो शुरुआत है वो हो चुकी है। ये कैसे हुई है, अभी क्या हुआ था, काशी तमिल समागम
काशी तमिल समागम हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो कल्चर है नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से कनेक्ट करने की कोशिश की गई थी इस संगम के थ्रू। संगम होगा, समागम नहीं, काशी तमिल संगम, इसके थ्रू नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को कनेक्ट करने की बात की गई है। ये हमारे पीयूष गोयल साहब जो कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, कंज्यूमर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के भी मिनिस्ट्री है, टेक्सटाइल्स के भी मिनिस्ट्री है, इसके द्वारा हेड की गई थी इसके द्वारा ही लॉन्च की गई थी ये काशी तमिल समागम गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें कही जा रही की बात, जो ये जो समागम है ये एंशिएंट जो हमारी लिंक्स है उसको कनेक्ट करने की बात की जा रही है। ये बेसिकली लॉन्च किया, ये जो है चलाई गई IIT मद्रास और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा इसे जो है वो लीड किया गया, इस संगम को चलाया गया। बेसिकली फोकस वही था, कल्चर टू कल्चर जो हमारा रिलेशन है वो इम्प्रूव हो। तमिल के लोग जो है वो यहाँ पे काशी आएंगे, काफ़ी सारे लोग घूमने के लिए भी आए, वहाँ के कल्चर, वहाँ के लोगों से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इसके साथ साथ ही यहाँ के जो लोग हैं काशी के, फिर वहाँ पे जाएंगे, वहाँ के लोगों को भी, वहाँ पे गए, वहाँ पे के लोगों को भी कुछ कुछ सीखने को मिला। बस यही था, जो एंशिएंट लिंक है हमारा उसको यहाँ पे बिल्कुल बढ़ाने की बात की गई। रामेश्वर टेम्पल हो, काशी जो है सब वेडिंग्स हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक दूसरे के कल्चर को बिल्कुल एक्सचेंज करने की बात की गई है इसमें। साथ ही साथ ये टेक्सटाइल सेक्टर पे भी फोकस किया। कैसे, काशी जो है यानी कि वाराणसी के अंदर में आपको काशी दिखने को मिलेगा, जो कि काशी विश्वनाथ धाम जो टेम्पल है उससे फेमस है। यहाँ पे क्या फेमस है, बनारसी सिल्क साड़ी। और इसी तरीके से तमिलनाडु में टेक्सटाइल का सेक्टर काफ़ी बड़ा है। तो क्या हुई, एक बनारस फिर यहाँ तमिलनाडु में, इन दोनों का जो टेक्सटाइल सेक्टर है इसको ग्रो करने की भी बात इसमें कही जा रही है। एक दूसरे के एरिया से जो रिलेटेड चीज़ें होगी वो एक दूसरे पे ट्रांसफ़र की जाएगी, एक लोग दूसरे लोग से जुड़ेंगे, इससे हमारा कल्चरल रिलेशन भी बढ़ेगा। इसके साथ जो भी बिजनेस रिलेशन है वो भी बढ़ेगा, साथ में ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा होगा। इसके साथ साथ जो अपनी स्किल्स है ये भी शेयर किए जाएंगे एक दूसरे के साथ साथ, ये सारी बातें इसमें कही गई है। और इसके साथ साथ जो काशी के जो वाराणसी के जो वुडन टॉयज़ है ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तमिलनाडु के भी काफ़ी सारे टॉयज़ है, ये भी एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर किए जाएंगे। बस यही सब बातें इसमें कही गई है। बस गवर्नमेंट के द्वारा जो कही गई ये सिर्फ काशी तमिलनाडु काशी समागम में ही लिमिट नहीं रहेंगे, ऐसे कई सारे संगम जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा लाई जाएगी आने वाले टाइम। बस यही था एडिटोरियल में। आप बोल सकते हो कि ये एक छोटा सा मैंने आपको व्यू दिखाया, आखिर ये है क्या, किस चीज़ के बारे में एडिटोरियल। बगल में आप देख सकते हो, ये उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट थोड़ा सा मैं आपको बस हेडिंग्स दिखा देता हूँ। ये राइट ऑफ लूजर्स हुआ क्या है, जो ब्राज़ील में जो नया प्रेसिडेंट आए हैं लूला डा सिल्वा, ये डेमोक्रेसी के थ्रू आए हैं। इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे ये थे जायर बोल्सोनारो जी। क्या हुआ, जायर बोल्सोनारो जी की हार होती है। हार होने के बाद जो लूला डा सिल्वा है इनका जो है प्रेसिडेंट के पद पे नियुक्त होते हैं। अब क्या होता है, जो जायर बोल्सोनारो के सपोर्टर्स हैं इनके द्वारा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा राइट की जा रही है, जो बिल्डिंग्स है उसको गिराए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो ऑफिशियल ऑफिसेस है इसको भी ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। सेम वही सिचुएशन जो कि जब जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप जी जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था अमेरिका में, वहाँ पे जैसी सिचुएशन आई थी वैसी ही सिचुएशन आई है। तो ये एक लूजर्स का राइट है, यानी कि जो हारने वाले लोग हैं उनके द्वारा दंगे यहाँ पे किए जा रहे हैं। बस यही बात इस पर कही गई है। इसके साथ साथ तो काफ़ी सारे वर्ल्ड लीडर्स का भी स्टेटमेंट आया है कि डेमोक्रेसी में जो भी रिजल्ट आते हैं उसे हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। इंडिया की तरफ से यही बात कही गई है, जो बाइडन जी के द्वारा भी यही बात कही गई है, अमेरिका के प्रेसिडेंट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना चाहिए। ओके, तो यही था एडिटोरियल में, बाकी तो कुछ है नहीं, आगे भी पढ़ते हैं हम लोग। ये आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल, डीक्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी बट नो सेम सेक्स मैरिज। हुआ क्या था, मैंने कई दिन पहले एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी हाई कोर्ट्स है जहाँ भी पिटिशन होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर रखी गई है, जितने भी पिटिशन है उसको सारे पिटिशंस को यहाँ पे ट्रांसफर करने को बोला गया सुप्रीम कोर्ट में। आने वाले कुछ ही टाइम पे जो सेम सेक्स मैरिज है इसको लेके काफ़ी बड़ा जजमेंट आ सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसी को लेके बात कही गई है। जो होमोसेक्सुअलिटी है इसको तो डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, बट सेम सेक्स मैरिज को अभी अलाउ नहीं की गई है हमारे कंट्री में। इसको लेके काफ़ी बड़ा वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आने वाले टाइम पे आ सकती है। बस इसी के बारे में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताई गई है। अगर हम बात करें ये सेम सेक्स मैरिज की, तो ये क्या यहाँ इन सारे कंट्रीज़ में आप अगर देख सकते हो सेम सेक्स मैरिज लीगल है इन सारे कंट्रीज़ में। लगभग 91 कंट्रीज़ में सेम सेक्स मैरिज इलीगल है, जिसमें इंडिया भी अभी है। रेस्ट्रिक्टेड राइट्स है, सेम सेक्स मैरिज लीगल है 32 कंट्रीज़ में। हो सकता है आने वाले टाइम पे 33rd जो है ये इंडिया बन जाए, हो सकता है, बट पॉसिबिलिटी है ऐसा होने की। इसके साथ साथ अगर होमोसेक्सुअलिटी की बात करें तो होमोसेक्सुअलिटी इलीगल है 68 कंट्रीज़ में और लीगल है 133 कंट्रीज़ में। ये सब फालतू की डेटा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमें नहीं लगता इस पर डिस्कस करना चाहिए। बस आपको जानना है क्या कि ये जो होमोसेक्सुअलिटी है या सेम सेक्स मैरिज है इसको लेके हमारे कंट्री में क्या स्टेटस रहा है या फिर अभी है, इसके बारे में। और इससे संबंधित आर्टिकल्स आते रहेंगे आप न्यूज़पेपर में। इसके लेके आपकी
माइंड में क्लियर कट क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि आप चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। दैट इज़ वाई आई एम हाईलाइटेड दिस आर्टिकल, और आपके साथ थोड़ा सा बस डिस्कस कर दिया ताकि आप कम समय में ज़्यादा इसको अंडरस्टैंड कर पाओ। बाकी कुछ नहीं है, ये सब फालतू के डेटा आपको याद नहीं करने हैं या ना ही देखना है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा देख सकते हो। बढ़ते हैं आगे आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा ये है डिफेंस से रिलेटेड। क्या आर्टिकल है? जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, इन्होंने परचेज करने के लिए इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम का जो परचेज करने के लिए नोड है उन्होंने दे दिया, यानी कि सहमति करा दी है। बात की जा रही है ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के, तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के जो हेड है, जो हेडेड किया जाती है किसके द्वारा? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के द्वारा, जो कि श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा हेड की जाती है। ये जो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने नोट दे दिया, यानी कि सहमति दे दी 4276 करोड़ के जो हमारे डिफेंस सिस्टम्स है उसको इन्हांस करने के लिए। इसमें जैसे कि हेलीकॉप्टर्स है, जैसे कि हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड जो नाग है, जो कि हेलिना का एक वर्जन है, जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसको लिया जाएगा, जो कि शॉर्ट रेंज, ये वर्ड आपको याद रखना है, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको हम लोग वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको शॉर्ट में कहेंगे VSHORAD। इसके साथ जो क्रूज मिसाइल्स है, लॉन्चर्स है, उसको भी एक्विजिशन करने की बात कही गई है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। इसके साथ साथ जो नेवल शिप्स में जो फायर कंट्रोल सिस्टम्स की बात कही गई है, जो हमारी नेवी, इंडियन नेवी की शिप्स है, उसमें ये सारी बात कही गई है। बस आपको जानना क्या ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होता क्या है। बेसिकली जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है, जो कि अभी हेडेड की जाएंगी किसके द्वारा? जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, दैट इज राजनाथ सिंह के द्वारा ये हेडेड की जाएगी। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर डिसाइडिंग ऑन न्यू पॉलिसीज, कैपिटल एक्विजिशन एंड 3 सर्विसेज, आर्मी, नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। कैपिटल एक्विजिशन क्या होता है? जितनी भी जो संपत्ति है उसकी लेने के लिए संबंध में, दैट इज कैपिटल एक्विजिशंस। और तो इंडियन यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इसके साथ साथ ICG जो है इंडियन कोस्ट गार्ड, इसके भी जितने भी कैपिटल एक्विजिशंस है या फिर न्यू पॉलिसीज है, इसको डिसाइड करने वाले काम करेंगे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। ये न्यू आया कब? हमारे कंट्री में एग्जिस्ट कब किया डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल? ये तब एग्जिस्ट करता है जब 1999 का कारगिल वार होता है। इसके बाद हमारी जो गवर्नर है, इसको लगा कि गवर्नर नहीं, गवर्नमेंट जो, इसको लगा कि नीड है हमारी कंट्री में एक ऐसी सिस्टम की जो कि इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करे, इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करे। तब वहाँ से हमारी कंट्री में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का कॉन्सेप्ट आया। सो बस ये था डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बगल में आपको एक आर्टिकल दिख रहा होगा, ये है कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। क्या हुआ? 5 जो हाई कोर्ट्स के जज हैं, 5 हाई कोर्ट के जज हैं, इसको अपॉइंट करने की बात कही गई है। जो कॉलेजियम है ये इन्होंने अपना रिकमेंडेशन भेज दिया टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कॉलेजियम सिस्टम आपको पता होना चाहिए, कुछ दिन पहले भी आर्टिकल आया था कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड, जिसमें 4 जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 4 प्लस 1 CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि अभी जस्टिस चंद्रचूड़ जी हैं। बस आपको कॉलेजियम सिस्टम याद रखना, ये होता क्या? कॉलेजियम सिस्टम मतलब क्या? 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस प्लस 1 CJI, ये मिलके जो है सुप्रीम कोर्ट की जजेस का या फिर दूसरे हाई कोर्ट के जजेस का रिक्रूटमेंट करना हो या फिर ट्रांसफर्स करना हो, ये कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू ही होते हैं। गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम, ये अपना रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भेजते हैं, फिर वहाँ से डिसीजन होकर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है नोट प्रोवाइड कराती है, अपनी सहमति प्रोवाइड कराती है, फिर जाके जजेस का रिक्रूटमेंट या फिर ट्रांसफर हो पाता है। बस ये था कॉलेजियम सिस्टम। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा ये है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। क्या हुआ? हाल ही में हम लोगों ने दिसंबर में क्या किया था? ECTA यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये साइन किया था किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ, ताकि हम अपना ट्रेड जो है उसको बढ़ा पाएँ। इसके साथ साथ सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोगों ने साइन नहीं किया था, UK, कनाडा, इन सारे कंट्रीज़ के साथ भी हमारा ये एग्रीमेंट साइंड है। आगे देख रहे हैं हम यूरोपियन यूनियन के कई सारे कंट्रीज़ के साथ साथ इस एग्रीमेंट को भी साइन करें। तो इसमें क्या हुआ ना, ऑस्ट्रेलिया के जो PM है श्री एंटोनी एल्बनीज़, प्राइम मिनिस्टर जी, इनका इंडिया में विजिट होना है अराउंड मार्च के टाइम पे, ये बताई जा रही है। मार्च में ये इंडिया के जो न्यू दिल्ली है यहाँ पे विजिट करेंगे, इसके साथ साथ गुजरात भी विजिट करेंगे, और वहाँ पे जो क्रिकेट मैच होने वाली है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उन्हें भी ये देखने की बात की जा रही है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। तो आने वाले टाइम पे आपको जो ऑस्ट्रेलिया के PM है, CM नहीं कोई PM, एंथोनी एल्बनीज़ जी, इनका विजिट इंडिया में देखने को मिल सकता है। अभी जो डेट है वो डिसाइड नहीं की गई। ये फोटो आप देख रहे हो, ये क्वाड समिट जब हुआ था टोक्यो में, जापान की कैपिटल में, वहाँ की फोटो है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पे क्वाड समिट में पार्टिसिपेट किए थे, उसी टाइम का ये फोटो। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा ये है, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा ये RBI से रिलेटेड। क्या हुआ है? RBI में आपको पता होगा कि एक गवर्नर होते हैं, उसके नीचे में 4 डेप्टी गवर्नर होते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा। तो चौथा चार डिप्टी गवर्नर्स में से अभी गवर्नर कौन है? श्री शक्तिकांता दास जी। 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। 4 डिप्टी गवर्नर्स में से एक का, जिनका नाम है माइकल पात्रा जी। माइकल पात्रा जी का क्या हुआ कि टेन्योर खत्म होने वाला था, फिर से इसको 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया, यानी 1 साल और ये डिप्टी गवर्नर के पद पे रहेंगे, या फिर अगला फर्दर जो एडवाइस जो गवर्नमेंट का होगा, फर्दर नोटिस वहाँ तक ये डिप्टी गवर्नर रहेंगे। जानते हैं जो डिप्टी गवर्नर है ये होता क्या है बेसिकली। डिप्टी गवर्नर अभी मतलब, और इसके अलावा जो 3 है ये कौन कौन से हैं, ये नेक्स्ट 3 जो डिप्टी गवर्नर्स हैं आरबीआई के, ये आपको देखने को मिल जाएगा श्री M.K. जैन जी, M. राजेश्वर राय जी एंड T. रविशंकर जी। ये तीनों डिप्टी गवर्नर हैं जो कि, और इसके अलावा और एक डिप्टी गवर्नर कौन सा है जो कि अभी जिसको एक्सटेंशन मिला, कौन है वो? माइकल पात्रा जी। और जो गवर्नर है हमारे आरबीआई की, डेट इज शक्तिकांता दास जी। आरबीआई की बात की जा रही तो आरबीआई जो एस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में, ये आरबीआई एक्ट 1935 के थ्रू एस्टेब्लिश की गई थी हमारे भारत में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखेंगे शुगर एक्सपोर्ट्स के लेके। हमारा कंट्री में जो शुगर का प्रोडक्शन है ना ये काफ़ी ज़्यादा होता है, इस कारण से शुगर एक्सपोर्ट्स जो है 17 लाख टन तक पहुंच गया इस साल में शुगर बाकी इसमें कुछ फालतू की चीज़ें इसमें दे रखी है, बस आपको शुगर के बारे में छोटी सी बैकग्राउंड डेटा होनी चाहिए आपके पास, जो कि मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। यानी कि शुगर कौन कौन सी स्टेट में प्रोडक्शन होता है इसका ज़्यादा, इन सारी चीज़ों को लेकर आपको पता होनी चाहिए। शुगर इंडस्ट्री जो है हमारे सेकेंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, किसके बाद? कॉटन के बाद, जो हमारी टेक्सटाइल सेक्टर है उसके बाद लार्जेस्ट एग्री बेस्ड जो इंडस्ट्री है वो शुगर का है। यानी कि कपड़ा उद्योग के बाद चीनी उद्योग भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है अगर हम कृषि की बात करें तो। इसके साथ साथ शुगर इंडस्ट्री जो है ये काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड है, और नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में बेसिकली बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, इसके साथ साथ, और साउथ इंडिया की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और ये सारे स्टेट्स में साउथ में है। नॉर्थ में कौन कौन सा? नॉर्थ में आपको देखने को मिल जाएगा यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब। साउथ में देखने को मिल जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इन सारे राज्यों में जो प्रोडक्शन ऑफ शुगर है ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। साउथ इंडिया की बात करें तो ये यहाँ के जो क्लाइमेट होता है ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, जो कि सूटेबल होता है हाइयर शुगर, ज़्यादा शुगर कंटेंट के लिए, हाइयर ज़्यादा यील्ड के लिए, ज़्यादा उपजाऊ के लिए कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। साउथ इंडिया में ज़्यादा उपजाऊ होता है, जो क्लाइमेट होता है ज़्यादा उपजाऊ होता है एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडियन क्लाइमेट। ज्योग्राफिकल कंडीशंस देखें तो ग्रोथ शुगर का ये टेम्परेचर होना चाहिए लगभग 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, जो कि ह्यूमिड क्लाइमेट के साथ होना चाहिए। यानी कि क्लाइमेट में थोड़ा सा पानी का अंश होना ही होना चाहिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के साथ। रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। सॉइल जो होना चाहिए डीप रिच लोमी सॉइल होनी चाहिए। टॉप शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो है हमारा ये है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। आपको शुगर जो मिल्स हैं, टॉप शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो है हमारे कंट्री में आपको देखने को मिल जाएगा महाराष्ट्र, देन यूपी, देन कर्नाटका। इसी कारण से महाराष्ट्र में भी देखते हो ना सबसे ज़्यादा क्या होता है शुगर कैन के जो मिल्स हैं वो महाराष्ट्र में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। ये डेटा चेंज होते रहते, कभी यूपी पहले तो कभी महाराष्ट्र पहले, कभी यूपी पहले तो कभी महाराष्ट्र पहले, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अभी जो है इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया और कंज्यूमर भी बन गया, क्या चीज़ का? शुगर का। एंड द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, दुनिया में सबसे ज़्यादा शुगर का उत्पादन भारत में, दुनिया का सबसे ज़्यादा शुगर का खपत भारत में, दुनिया में सबसे दूसरा ज़्यादा शुगर का एक्सपोर्टर इंडिया। इसके साथ साथ ये 5 लाख मेट्रिक टन फालतू डेटा जो कि याद नहीं करने में। तो ये थी शुगर के बारे में छोटी सी नॉलेज, छोटी सी इन्फॉर्मेशन, बैकग्राउंड डेटा आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल में कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसको आप लोग ना ही पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, जो कि क्या है हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे स्पोर्ट्स वाले पेज से, जो कि कुछ भी नहीं इंपॉर्टेंट हमें नहीं लगा, इसलिए मैंने उसे हाईलाइट नहीं किया और मैंने आपको नहीं बताया। सो अब यहाँ पे बारी आती है आर्टिकल, जो ये डिस्कशन है हमारा इसका खत्म होने का। आगे हम लोग मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। टिल दैट टेक केयर एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।